बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको एक दफ़ा फिर नए सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। हम कवर कर रहे हैं पासपोर्ट एक्ट 1974 और इस कंप्लीट कोर्स को आप हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। द पासपोर्ट एक्ट 1974 और आज इसका हमारा लास्ट लेक्चर है और हमने कंटिन्यू जो लास्ट सेक्शन किया था जिसमें हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट के पास कौन कौन से एरियाज़ में नए रूल्स बनाने की पावर है, फेडरल गवर्नमेंट के पास स्पेशली। तो फेडरल गवर्नमेंट का चूँकि ये एक एक्ट है और फेडरल गवर्नमेंट ही अप्लाई इसको करती है और इसको मॉनिटर करती है इसके ऑल एरियाज़ को, तो उसी के तनाज़ुर में ही हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा इसका सब सेक्शन जो 13 था वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका पार्ट डी जो है द मैनर एंड फॉर्म इन विच एप्लीकेशंस फॉर द इशू ऑफ द लाइसेंसेस रेफर टू इन क्लास ई, कि क्लास ई में जो बात की गई है पेमेंट्स वगैरह की, कि जितने भी लाइसेंस इशू किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, कैरेज के लिए, इसके अलावा जितनी बाकी एजेंसीज या इंटरनेशनल लेवल पे जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, और हर काम का एक लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो जितने भी लाइसेंस के मुतालिक एप्लीकेशंस रिसीव होंगी या जो नया बिज़नेस शुरू करना चाहता है या उसमें अमेंडमेंट या एक्सटेंशन चाहता है उसके मुतालिक शैल बी सबमिटेड द पर्सन फॉर विच द लाइसेंस शैल बी वैलिड, और उसकी एप्लीकेशन जिसकी आएगी कि वो लाइसेंस लेना चाहता है तो उसकी लाइसेंस की एप्लीकेशन जब आएगी तो उसको वैलिडेट करना, उसको इशू करना। द कैंसलेशन एंड रिन्यूअल, अगर किसी के लाइसेंस को कैंसिल करना है या फिर ऑलरेडी इशू है और उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और उसको रिन्यू करने की ज़रूरत है, ऑफ सच लाइसेंसेज एंड कंडीशंस टू विच दे शैल सब्जेक्ट, या फिर ऐसी शराइत जो उनके लाइसेंस के इशू होने के लिए ज़रूरी हैं वो बताना, या उसमें अपडेट करना, चेंजेस लेके आना, या उसमें कोई अमेंडमेंट है वो लेके आना, या उसको कैंसिल करना, या उसके अंदर नई कोई भी चेंज लेके आना, वो भी सारा के सारा फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, इंक्लूडिंग द लोकेशन ऑफ ऑफिसेज। हाँ, अगर उसकी किसी की लोकेशन ऑफिस की चेंज हो रही है और उसको वो रिन्यू करना चाहता है अपने लाइसेंस को, तो वो भी अपडेट करना। एट विच द बिजनेस ऑफ द होल्डर्स ऑफ द लाइसेंस इज़ कंडक्टेड, जहाँ पे वो बिज़नेस कंडक्ट कर रहा है, लेट सपोज वो इस्लामाबाद में कंडक्ट कर रहा है और वो अपना ऑफिस इस्लामाबाद से लाहौर में शिफ्ट करना चाहता है, तो उसको अपना लाइसेंस रिन्यू करना पड़ेगा और उसमें अपडेट करना पड़ेगा कि उसका जो ऑफिस है जहाँ से वो बिज़नेस कंडक्ट कर रहा था उसकी लोकेशन चेंज हो चुकी है। तो इसके मुतालिक यानी कि किसको लाइसेंस देना है, कौन सी कंडीशंस होनी है, इशू के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रिन्यूअल के लिए क्या है, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती तो उसके कैंसिल करना या कोई ऐसा ऑफेंस कर दे जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल करना, ये सारी की सारी फेडरल गवर्नमेंट इस पर जो है वो रूल बना सकती है। अब आ गया ई, द फीस पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द इशू एंड रिन्यूअल ऑफ द लाइसेंस इज रेफर टू इन क्लास ई, कि उनकी फ़ी वगैरह पे करना या पे करने का प्रोसीजर या फ़ी पे करने की अमाउंट, उसमें जितनी भी चेंजेस होंगी, या रिन्यूअल के लिए लाइसेंसेस जो है उनकी फ़ी पे करने का तरीका का चेंजेस, या उनकी टर्म यानी कि पहले वो सालाना थी 6 महीने के बाद अब 1 महीने के बाद, व्हाट्सएवर जो भी कंडीशंस हैं उस लाइसेंस के मुतालिक, फ़ी के मुतालिक जितनी हिदायत हैं या चेंजेस हैं या कंडीशंस हैं उनको भी चेंज किया जा सकता है और अमाउंट को भी चेंज किया जा सकता है। इसका सेक्शन 13 का सब सेक्शन 3 रूल मेड अंडर सब सेक्शन 1, यानी कि जो सब सेक्शन 1 में रूल बनाए गए थे, मे प्रोवाइड दैट द कंट्रावेंशन देयर ऑफ शैल बी पनिशेबल, यानी कि जो ये रूल बनाए गए हैं उसमें अगर कोई कंट्रावेन करता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको पनिश होगी। पनिशेबल है कितनी, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में बी फॉर 6 मंथ, यानी कि 6 महीने तक उसको सज़ा हो सकती है। और ये अपने सेक्शन 13 के मुताबिक पनिशमेंट की बात कर रहे हैं तो आपने ये याद करना। और फ़ाइन दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि या तो फ़ाइन होगा या 6 मंथ की प्रिजनमेंट, और या फिर दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है किस तरह का उसका नेचर ऑफ कंट्रावेंशन थी और जो करने वाला था। अब आ जाते हैं सेक्शन 14 पे, एक्ट नॉट टू डेरोगेट फ्रॉम अदर लाज, यानी कि जो अदर पहले लाज मौजूद थे जिनमें से कुछ चीज़ें ली गई
उनको डेरोगेट नहीं करना, उनको ये नहीं कि उसमें से जो सख्त चीज़ें हैं वो निकाल के उससे को फ़ायदे के लिए, या फिर उसमें जो नेगेटिव चीज़ें उनको निकाल के इस्तेमाल कर लेना, या फिर सिर्फ कुछ उसके पहलू को इस्तेमाल कर लेना, या फिर उस लॉ में जो चीज़ें दी गई थी उसको डेरोगेट करना, यानी कि उनको इन्फीरियर करना या उनको इनएप्लीकेबल नहीं करना, बल्कि उनकी भी वैलिडिटी रहेगी। और वो कौन से एक्ट के रूल्स हैं जिनको यहाँ पे मेंशन किया था, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू, यानी कि यहाँ पे ये बात की गई है कि ये जो एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट 1974 का, इसमें जो कंडीशंस हैं ये सारी की सारी एडिशनल हैं, यानी कि ये नहीं है कि जो पहले था, जो बाकी हम आगे जिक्र करेंगे उनमें जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि ये एडिशनली अप्लाई होंगी, एंड नॉट टू इंटरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इमिग्रेशन एक्ट 1922, कि जो इमिग्रेशन का एक्ट 1922 का है ये नहीं है कि वो अप्लाई नहीं होगा, वो भी अप्लाई होगा, जो कि 7 ऑफ द 1922 एक्ट है। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 ये भी अप्लाई होगा। 7 ऑफ 1947 जो कि था द पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ एंट्री एक्ट 1952 ये भी अप्लाई रहेगा। और इसके अलावा ऑफ द 1952 एक्ट के मुताबिक जो पास हुआ था, एंड एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज और एंट्री इनटू पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज या फिर पाकिस्तान में एंट्री के मुतालिक हैं वो भी अप्लाई होते रहेंगे। ये अपनी बात याद रखनी, ये एडिशनल हैं, ये रिपील उनको नहीं करेंगे जिनमें हमने इमिग्रेशन एक्ट 1922 की बात की, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन 1947 की बात की, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ एंट्री एक्ट 1952 की बात हमने की। ये अपनी जगह पे वैलिड रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। अब कौन से एक्ट रिपील हो जाएंगे इसके आने के बाद, द पासपोर्ट एक्ट 1920, जो पासपोर्ट एक्ट 1920 था, जो कि 34 ऑफ 1920 एक्ट था पार्लियामेंट का। द पासपोर्ट अफेंसेस एक्ट, यानी कि पासपोर्ट के मुतालिक जो अफेंसेस का एक्ट 1952 का था, एंड द पंजाब फ्रंटियर क्रॉसिंग रेगुलेशन 1873 आर हेयर बाय रिपील्ड, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि पासपोर्ट एक्ट 1920, इसके अलावा अफेंसेस एक्ट 1952, और पंजाब गवर्नमेंट का जो था पंजाब फ्रंटियर क्रॉसिंग रेगुलेशन 1873, तो ये यहाँ पे तीन जो हैं, यानी कि पासपोर्ट एक्ट 1920 और अफेंसेस के मुतालिक जो एक्ट था 1952, और पंजाब गवर्नमेंट का जो था फ्रंटियर क्रॉसिंग रेगुलेशन एक्ट 1873 के रेगुलेशन जो थे, ये सारे के सारे रिपील हो जाएंगे। इससे पहले जो सेक्शन 14 में हमने पढ़ा वो अपनी जगह पे वैलिड रहेंगे, और 15 में जो है ये रिपील का है। ये आपने इन दोनों सेक्शनों में जो चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जो इंटैक्ट रहेंगे वो सेक्शन 14 में है, और जो रिपील हो जाएंगे वो 15 में है। तो ये इन दोनों को आपने याद रखना है, ताकि जो एग्ज़ाम में MCQs पैटर्न पे क्वेश्चन होगा तो इसी तरह की चीज़ें वो आपसे पूछी जाएंगी। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप हार्वर्ड अकेडमी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।